गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैं सुमन एसएसटी की क्लास में 10th हिंदी मीडियम की एसएसटी की क्लास पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर फर्स्ट स्वर्णिम भारत 1206 प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक, जिसमें हम मौर्य वंश के बाद में गुप्त वंश पढ़ रहे थे कि गुप्त वंश जो है, इस गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। किसने की थी? श्री गुप्त ने। श्री गुप्त के बाद में जो शासक हुए हैं चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम फर्स्ट, समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त सेकंड। हमने समुद्रगुप्त तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक। 380 ईस्वी टू 412 ईस्वी तक चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। ये समुद्रगुप्त का बेटा था। इसका नाम देवराज और देवगुप्त भी मिलता है। चंद्रगुप्त सेकंड को देवराज और देवदूत भी कहा जाता है। देवराज और देवदूत भी कहा जाता है। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजयों के द्वारा बढ़ाया। समुद्रगुप्त जो है, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार युद्ध करके यानी तलवार के जोर से भी उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया है, और उसने अनेक राजाओं के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का जो विवाह है वो वाकाटक का जो राजा था रुद्रसेन, उससे करवाया था। अपनी पुत्री प्रभावती, पुत्री है प्रभावती, रुद्रसेन के साथ, रुद्रसेन के साथ में विवाह करवाया था, जो वाकाट का राजा था। वाकाटक का राजा था। और इसकी मृत्यु के बाद में प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य का शासन उसको सौंपना चाहती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। उज्जैन जो है उसको उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया, और पश्चिमी जो मालवा है और गुजरात, इनको इसने जीता। और शक विजय के पश्चात इसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजित किया। शकों को हराने के बाद, शक विजय के बाद में इसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि से अपने आप को नवाजा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य ये तो था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि समुद्रगुप्त का बेटा था। अब कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय, चंद्रगुप्त के बाद, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में इसका जो बेटा है कुमार महेंद्र 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का पुत्र था। ये किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का पुत्र था। और कुमार
कुमार गुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तक्षशिला और नालंदा के बारे में आपने सुना होगा। प्राचीन समय में यहाँ पर विश्वविद्यालय हुआ करते थे। तो जो नालंदा का विश्वविद्यालय है, उस विद्यालय की स्थापना करने वाला कुमार महेंद्र द्वितीय था। उसका राज्य सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक फैला था। इसका जो राज्य है वो बंगाल से लेकर सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जब 451 और 52 ईस्वी के समान इसको जो उसके जो पुष्यमित्र जो है उसका विरोध का सामना करना पड़ा। उसके आक्रमण का सामना कुमार को करना पड़ा था। कुमार के बाद में अगला जो गुप्त शासक है वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कुमार गुप्त का पुत्र स्कंदगुप्त। ये जो है वो कुमार का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, यानी बड़ा बेटा नहीं था। ज्येष्ठ पुत्र जो होता है वो ही उत्तराधिकारी प्राचीन समय में बनता था। लेकिन स्कंदगुप्त जो है वो कुमार महेंद्र का जो ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा बेटा नहीं था। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंद ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। मौर्य काल में जो सुदर्शन झील है, उस सुदर्शन झील को उसका दोबारा से निर्माण कार्य है वो स्कंदगुप्त के द्वारा ही चालू करवाया गया था। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंद को मलेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों से जूझना पड़ा था। जब ये सिंहासन पर बैठा था उस समय हूण जो होते हैं बड़े ही कुख्यात प्रजाति होती है, ये इनके हमलों का सामना करना पड़ रहा था। इतने जो शासक आए हैं, गुप्त शासक आए हैं, उन्होंने शकों का सामना किया, लेकिन स्कंद जैसे ही सिंहासन पर बैठा था इसको हूणों का सामना करना पड़ा था। और लास्ट में स्कंदगुप्त ने इन हूणों को पराजित भी किया था। हूणों को स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, पराजित किया। हूणों को पराजित करने वाला शासक है स्कंदगुप्त। हूं में बड़ी मात्रा आएगी स्टूडेंट्स, हूणों। ये तो थे गुप्त साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण गुप्त सम्राट, गुप्त राजा। अब जो गुप्त साम्राज्य है, इस गुप्त साम्राज्य की क्या सांस्कृतिक उपलब्धियां रही हैं और गुप्त साम्राज्य में जो है वो कौन से धर्म का प्रचार प्रसार था, कैसे गुप्त काल है ये भारत का स्वर्णिम काल इतिहास में जाना जाता है। भारतीय जो इतिहास है, इस इतिहास में गुप्त जो संस्कृति है ये बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। भारतीय इतिहास में गुप्त जो संस्कृति है ये बहुत ही प्रसिद्ध रही है। क्यों रही है? गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। हम इसकी गुप्त साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां, उपलब्धियों में सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1, गुप्त लोग वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। अब आप सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ रहे हैं तो रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब कुछ पढ़ेंगे इसमें, धर्म वगैरह सब। तो धर्म कौन सा आ गया? वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो उन्होंने
वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रोत्साहित किया था। जो स्कंदगुप्त हुआ है, कुमारगुप्त हुआ है, इन्होंने ना केवल वैष्णव धर्म को माना है अपितु वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनको भी प्रोत्साहन प्रदान किया है। इनको भी इन्होंने अपने राज्य में अहम दर्जा दिया है। इसके प्रचार प्रसार पर भी इन लोगों ने जोर दिया था। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने प्रथम ने धर्मानुसार अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। दूसरा अश्वमेध यज्ञ भी होते थे इस समय गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री जो फाइयान है वो भारत में घूमने के लिए आया था और उसने जो अपना विवरण है उसमें ये लिखा है कि गुप्त साम्राज्य जो था बड़ा ही सुसज्जित शासन था। चीनी यात्री फाइयान ने लिखा है कि गुप्त साम्राज्य कैसा था, बड़ा ही सुसज्जित सुव्यवस्थित व्यवस्था भारत में गुप्त काल में विराजमान थी। उसमें अपराध बहुत कम होते थे। इसने किताब लिखी है सीयू की, उसमें फाइयान ये लिखता है कि गुप्त काल में भारत में बहुत ही कम अपराध हुआ करते थे और शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी शासन करने की। और फाइयान और क्या लिखता है कि जो टैक्स था, कर था, वो भी उस समय पर बहुत ही कम लिया जाता था। अपराध कम होते थे, जनता खुशहाल थी क्योंकि उसके ऊपर राजा के द्वारा फालतू का जो कर वगैरह है वो नहीं लिया जाता था। जनता कैसी थी? सुखी जनता थी। ऐसा विवरण हमें फाइयान जो चीनी यात्री है उसके द्वारा रचित जो इतिहास है उससे हमें पता चलता है। उसकी जो रचना ग्रंथ है सीयू की उससे। राजकाज की भाषा संस्कृत। गुप्त काल में जैसे राजकाज की भाषा आज हमारे यहाँ कौन सी है? हिंदी है। उस समय पर राजकाज की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा का बोलबाला था गुप्त काल में। सारे काम संस्कृत में हुआ करते थे। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक तथा रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कौन है? कालिदास। और मच्छी कटिकम जो नाटक है उसके जो लेखक हैं शूद्रक वो, और मुद्रा राक्षस के जो नाटक है उसका जो लेखक है विशाख दत्त, ये भी इसी समय पे हुए हैं। और सुविख्यात कोशकार अमर सिंह भी गुप्त काल में हुए हैं। कालिदास, विशाख दत्त और शूद्रक और अमर सिंह जैसे जो कोशकार हैं, ये जो बहुत ही इतिहास में प्रसिद्ध व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, ये लोग जो हैं ये गुप्त काल में ही थे। कालिदास, विशाख दत्त, शूद्रक और कोशकार अमर सिंह। रामायण, महाभारत तथा मनुष्य संहिता अपने वर्तमान स्वरूप में गुप्त काल में ही सामने आए थे। यस स्टूडेंट्स, ध्यान देने योग्य बात है। जो रामायण हम आज पढ़ रहे हैं वो रामायण जो है और महाभारत है और मनु नामक श्रृंखला द्वारा जो मनु संहिता लिखी हुई है, ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये गुप्त काल की ही देन है। ये गुप्त काल से ही अपने वर्तमान स्वरूप में ढली हैं। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त तथा
ज्योतिर्विज्ञान के विकास का भी वर्णन मिलता है। गुप्त काल कितना श्रेष्ठ काल था कि इस काल में वरामिहिर जैसे व्यक्ति हैं, आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट नाम सुना होगा ना आपने, कितना अच्छा वैज्ञानिक था आर्यभट्ट, वरामिहिर, इन जैसे जो साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्टों का भी योगदान इस काल में रहा है। और एक और रह गया, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने जो ज्योतिष विज्ञान होती है, सॉरी मैथ्स के हैं, ब्रह्मगुप्त जी हैं वो मैथ्स के हैं, वरामिहिर भी मैथ्स के हैं, आर्यभट्ट वगैरह भी मैथ्स के हैं। इसी काल में, गुप्त काल में ही दशमलव पर प्रणाली जो है उसका विकास हुआ था, उसका भी प्रादुर्भाव गुप्त काल में ही हुआ था। दशमलव जानते हो ना, दशमलव, दशमलव ये भी कौन से काल में आया? गुप्त काल में ही। और बाद में इसी दशमलव को अरबों के द्वारा भारत में पहुंचाया गया था बाद में, लेकिन खोज किसने किस काल में हो गई थी? गुप्त काल में ही हो गई थी। और ना केवल मैथ्स के क्षेत्र में ही अपितु वास्तुकला के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, धातु कला के प्रमाण जो हैं वो झांसी और कानपुर के जो अवशेष मिले हैं, अजंता की जो गुफाएं हैं, दिल्ली में स्थित जो लौह स्तंभ है, नालंदा में 80 फुट ऊंची जो बुद्ध की तांबे की मूर्ति बनी हुई है, ये भी गुप्त काल की ही देन है। गुप्त जो सुल्तान है, सॉरी गुप्त जो सम्राट हुए हैं, इन्हीं की ही देन है, गुप्त काल की ही देन है। और सुल्तानगंज में 7.5 फुट ऊंची जो बुद्ध की तांबे की प्रतिमा है, मूर्ति बनी हुई है, ये भी गुप्त काल की ही देन है। दिल्ली का लोहा स्तंभ, और बात करें अगर हम बुद्ध जी की जो मूर्ति है, 80 फीट ऊंची जो मूर्ति है नालंदा में, ये मूर्ति भी है, ये गुप्त काल में ही बनाई गई थी। यानी मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग था, दशमलव भी वही गुप्त काल से ही आया है। और यहाँ पर जो ये लोहा है, लोहे का अच्छा, धातु का कितना अच्छा काम हुआ करता था। नालंदा में 80 फुट की क्या बनी हुई है, महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है, ये गुप्त काल की है। सुल्तानगंज में भी एक मूर्ति बनी हुई है 7.5 फुट ऊंची, बुद्ध महाराज की, गौतम बुद्ध महाराज की बनी हुई है, वो भी तांबे की बनी हुई है। तो देखिए कितना अच्छा काम हुआ करता था। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, गुप्त काल का जो संस्कृति है, गुप्त काल का जो इतिहास रहा है, गुप्त काल जो है भारत में सर्वश्रेष्ठ काल में से एक काल था, ये हम निष्कर्ष तौर पे कह सकते हैं। ये तो था स्टूडेंट्स गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां। अब हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन जो समाज था वो कैसा था। गुप्तकालीन समाज पढ़ेंगे हम। समाज में क्या वर्ण व्यवस्था थी, समाज के लोग हैं वो जो स्त्रियां हैं उनकी क्या स्थिति थी। जैसा कि हमने मौर्य काल में पढ़ा था, स्त्रियों की दशा जो थी वो इतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन पूर्वकालीन व्यवस्थाओं से काफी अच्छी थी। तो अब हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन समाज। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, गुप्तकालीन जो समाज, ये समाज 4 वर्णों में बटा था। जैसे मौर्यकालीन समाज बटा हुआ था वर्ण के आधार पे, वैसे ही यहाँ पर 4 वर्णों में बटा हुआ। वर्ण आपको याद होंगे चारों। 1 नंबर पे मैंने बताया था ब्राह्मण, दूसरे पे बताया था आपको क्षत्रिय, तीसरे पे बताया था
शूद्र और चौथा है वैश्य। इन चारों जो ये 4 वर्ण थे, इन वर्णों के काम अलग अलग हुआ करते थे। जैसे जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के 4 ही काम थे, अध्ययन करवाना, अध्यापन करवाना और यज्ञ करवाना और दान पुण्य लेना। अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान, ये काम किसके थे? ब्राह्मण के। क्षत्रिय का काम हुआ करता था राष्ट्र की रक्षा करने का काम, राष्ट्र की रक्षा करना। जो सैनिक वगैरह होते हैं ना, वो क्षत्रिय वर्ग से होते हैं, क्षत्रिय वर्ण से होते हैं। और वैश्य का जो काम है, शूद्र का काम था सेवा देना, ये सेवा प्रदाता था। वैश्य का जो काम है वो था वाणिज्य और व्यापार, ये वर्ण व्यवस्था थी गुप्त काल में। अब ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये जन्म के ऊपर आधारित थी, योग्यता के ऊपर आधारित नहीं थी। जो व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ है वो ब्राह्मण ही होगा और उसको ब्राह्मण वाले ही काम करने, चाहे योग्यता उसकी क्षत्रियों जैसी होगी, युद्ध करने की होगी, लेकिन वो क्या रहेगा? ब्राह्मण ही रहेगा। यानी वर्ण व्यवस्था किसके ऊपर आधारित थी? वर्ण व्यवस्था जन्म पे आधारित थी। जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा होगा उसका वर्ण वैसा ही होगा। अब बात करें हम स्त्रियों की स्थिति की, तो गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति जो है वो बहुत ही अच्छी थी। यज्ञ वगैरह में, किसी भी शुभ कार्य में महिला जो है, स्त्री जो है, वो पुरुष के साथ बैठकर शुभ कार्यों को अंजाम देती थी। यानी यज्ञ में महिला के साथ में, पुरुष के साथ में स्त्री का होना अति आवश्यक हुआ करता था, अदरवाइज वो यज्ञ सफल नहीं होता। तो स्त्रियों की स्थिति है वो बहुत ही अच्छी थी। पर्दा प्रथा नहीं थी इस समय। स्त्रियों की स्थिति में देखिए कितना अच्छा परिवर्तन है। इस टाइम पर गुप्त काल में 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे गुप्त काल में। पर्दा प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। अगर किसी महिला के कोई संतान नहीं है, किसी स्त्री के कोई संतान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पुरुष की जो सारी संपत्ति है, अगर वो पुरुष की मृत्यु हो जाती है और उसके संतान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो जो सारी की सारी संपत्ति है, उस संपत्ति के ऊपर महिला का अधिकार हुआ करता था। ठीक है, जो उसकी पत्नी है उसका अधिकार हुआ करता था। इस समय गुप्त काल में जो है वो महिलाओं को शिक्षित करने का, यानी शिक्षा का प्रचलन भी था। इस समय पर महिलाओं को पढ़ाया भी जाता था और स्त्रियों को स्वयंवर जानते होंगे आप, स्वयं की इच्छा पर आधारित अपने वर का चयन करने का अधिकार भी महिलाओं के पास भी था। गुप्त काल में जो स्त्री का चित्रण किया गया है वो बहुत ही अच्छा किया गया है। कुल मिला के हम यही कह सकते हैं कि गुप्त कालीन जो स्त्रियां हैं उनकी समाज में बहुत ही अच्छी कंडीशन थी, अच्छी स्थिति में थी वो। तो इस प्रकार से अब ये हमारा गुप्त काल भी खत्म होता है। गुप्त काल में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो
गुप्त काल के शासकों के बारे में पूछा जाता है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने जो गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ी थी वो भी पूछी जाती है। और गुप्तकालीन समाज भी, तो समाज कैसा था, स्पेशली समाज तो वर्ण पे आधारित था, और वर्ण किसके ऊपर आधारित थे, जन्म के ऊपर आधारित थे। और महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत ही अच्छी थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, महिला शिक्षा का प्रचलन था, और स्वयं वर का महिलाओं को अधिकार भी था, स्वयं की इच्छा के ऊपर वो इच्छा पर आधारित वर का चयन कर सकती थी। और जो संपत्ति थी उस संपत्ति पर स्त्री का हक हुआ करता था पुत्र संतान के अभाव में, और जो शुभ कार्य होते थे जैसे यज्ञ वगैरह उसमें महिला की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो है वो हमारा गुप्त काल है। गुप्त काल के बाद में हम पढ़ेंगे, हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वर्धन वंश। ठीक है, वर्धन वंश के 3 शासकों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ेंगे हमारी कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।